हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीटी पाठशाला। मैं हूं विद्या और हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक से पॉलिटी के पूरे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव। संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या क्या पड़ा, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, फॉरेन इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत रिपीटेड है। तो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से, डीपीएसपी। देखो कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ से लिया गया था, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है डिटेल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया था? तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण ये स्रोत है 1935 वाला। और संविधान का जो आकार कितना होगा, उसमें विषय सूची तथा भाषा पर 1935 की अधिनियम का गहरा प्रभाव पड़ा है। और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इन्हीं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी हम लोग देखते हैं ना, वो मंत्रिमंडलीय सरकार, वो ब्रिटिश से लिया गया है। क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो जैसे वो अपने देश में लागू कर रहा था उस समय, उसी तरीके का हमारे देश में भी कुछ तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर उस समय 1935 के अधिनियम से हो गया था। तो भारत को ब्रिटेन क्योंकि बहुत सालों से राज करते आया है, 200 सालों से, तो उनको यही चीज़ आसान लगी, है ना। विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे भारत में, दोहरी नागरिकता नहीं है, राज्यों का अलग और केंद्र का अलग नहीं है जैसे अमेरिका में है। तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। और विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन जो है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। विधि का शासन ब्रिटिश से लिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लिया गया है अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, कि जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, ये अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जो स्वतंत्र है वो लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अभी चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, वो भी अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कि जो राष्ट्रपति का, देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचन मंडल किस तरीके का बनेगा, किस तरीके से चुना जाएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की जो प्रणाली होती है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा में जो मेंबर को चुना जाता है, 1/3 मेंबर को, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार एवं वाणिज्य समागम की जो स्वतंत्रता है हमारे भारत में, जो कि आर्टिकल 19 में है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है, और समवर्ती सूची में राज्य और स्टेट, सेंट्रल दोनों का पावर आ जाता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों दो दो हैं, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संघात्मक जो व्यवस्था है ना, संघात्मक व्यवस्था कि जो सेंट्रल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे भारत का, राज्य हैं और केंद्र है, लेकिन केंद्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कनाडा में इसी तरीके का संविधान है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्यों का संबंध कैसे होगा, और जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं
अवशिष्ट शक्तियाँ वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के पास मतलब अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र के पास होती है, मतलब जो हेड होता है, मतलब ज़्यादा पावरफुल केंद्र है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और अवशिष्ट शक्ति मतलब जो भी चीज़ बचेगा, बाकी सब अलावा, मतलब जो भी चीज़ केंद्र सूची समवर्ती सूची में जो बांट दिया गया उसके अलावा जो चीज़ बचेगा उसको अवशिष्ट कहा जाता है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, मतलब राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त करते हैं, है ना, स्टेट में, तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार दे पाता सलाह दे पाता है ना, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है, तो आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति है ना, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखो इमरजेंसी बोले भारत में इमरजेंसी, तो वो 1935 के एक्ट के द्वारा लिया गया है। लेकिन अगर ये पूछे कि आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार की संबंधी जो शक्ति है ना, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है कि, तो ये दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, आपातकाल के टाइम में वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की पद्धति तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया याद रखिएगा, ये जापान के संविधान से लिया गया है। और विधि का जो शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्व सोवियत संघ का संविधान से क्या लिया गया है, यूएसए मतलब रशिया से, तो रशिया से ना मूल कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान में संशोधन की पद्धति जो है और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको बताना है। पहला है फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो आप सबको पता है ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो कहाँ किस में टिक लगाएंगे, यूएसए में टिक लगाएंगे, यूनाइटेड स्टेट बिल, है ना, तो ये पहला हो जाएगा, मतलब कि 1 का 4th। उसके बाद में है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार हमने कहाँ से लिया है, तो कैबिनेट मंत्रिमंडलीय सरकार या कैबिनेट गवर्नमेंट हमने लिया है ब्रिटेन से, मतलब इसका सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी का 1, तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट रिलेशन, मतलब संघ राज संबंध, यूनियन स्टेट रिलेशन जो है वो संघ राज संबंध, ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो डी का 2nd हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए भारतीय संवैधानिक प्रावधानों को सूची 2 में दिए गए देशों से जहां से ये लिए गए हैं सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है, तो समवर्ती सूची हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया है हमने, तो ये लिया है हमने अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका से लिया है। और संघात्मक जो संरचना है हमारे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी का 2nd हो जाएगा। और ये एक ही में है, मतलब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, तो समवर्ती सूची की अवधारणा हमने अभी पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए, मतलब कि जो राज्यसभा का जो गठन हुआ है ना, उसमें प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में, तो वो कहाँ से लिया गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कहाँ से लिया गया है ये,
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा में जो प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? मतलब फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारे भारत का, एक केंद्र में ज़्यादा शक्ति है और राज्यों में थोड़ा कम है ना, और सब मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं कि हमारा भी कुछ कर्तव्य होगा, और ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था रूस के संविधान से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, मतलब कि सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल जो रिव्यू है, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका से लिया गया था, और जुडिशियल रिव्यू भी है वो भी कहाँ से लिया गया था? यूएसए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इंडिया एंड यूएसए बोथ, भारत और यूएसए दोनों। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा, केवल यूएसए नहीं होगा, इंडिया एंड यूएसए बोथ हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों की शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकते हैं। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन मतलब फिर से देखना, अगर जो कानून पहले बन चुका है उसको फिर से देखा जा सकता है और उसमें फिर से विचार किया जा सकता है। ये जो शक्ति है हमने यूएसए से लिया है। शून्य घोषित कर सकती है, और भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 और 227, ये जो है वो जो 32 है, 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां है, सूची 1 भारतीय संविधान के मत को सूची 2 जिस देश ने अपनाया के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला दिया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप सभी को पता है, मैं बता चुकी हूँ कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो पहले का हो जाएगा 3rd। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएसए से। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट ऑफ यूनियन मतलब संघ राज्य संबंधों की समवर्ती जो सूची है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, आप उसके हिसाब से मिला लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, केंद्र राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये कथन सही है। भारत का विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी एकदम सही है। लेकिन क्या पहला दूसरे का एक्सप्लेनेशन करता है, तो ये तो गलत है। दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या नहीं करते, हमारा आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं, परंतु भारतीय संविधान के लंबा होने का यह एकमात्र कारण नहीं है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं,
395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूची हैं अभी के टाइम में। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन जो हमने पढ़ता है, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि जो पहले जो रूल्स बना चुके हैं उसको फिर से देखना, तो वही न्यायिक पुनरीक्षण या फिर न्यायिक पुनरावलोकन होता है। तो ये कथन सही है, सीमित है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे सीमित है। और दूसरा कारण आ रहा है, भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग बातें कही हैं और उसमें से ये भी बातें हैं कि भारतीय जो संविधान है वो सब देशों के संविधान से उधार लिया गया है, हमारा कुछ नहीं है। तो ये भी कारण आर भी सही है। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों लेकिन सही है। अब देखिए, केशवानंद जो भारतीय मामला आया था 1973, जिसमें सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच बैठी थी, के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के तहत ही किसी मामले का पुनरीक्षण हो सकता है। मतलब कि पुनरीक्षण या फिर पुनरावलोकन तभी हो सकता है जब वो मूल ढांचे, जब सुप्रीम कोर्ट बोले कि नहीं ये संविधान का मूल ढांचा है और इसको हम चेंज नहीं करने देना चाहते, तो वो फिर उसमें न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे या फिर पुनरीक्षण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता तो पुनरीक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, अतः भारत में न्यायिक पुनरीक्षण से क्षेत्र सीमित है। जब उनको लगे कि वो मूल ढांचा है तभी हो सकता है, इसलिए कथन ये सत्य है। और भारतवासियों को एक अच्छा संविधान देने के लिए इसमें विश्व के अनेक देशों के संविधान के आवश्यक अच्छे प्रावधान भी लिए गए हैं। अतः कारण आर भी सत्य है, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता, इसलिए कथन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया। मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, ये हमको पता है। कनाडा के संविधान से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कनाडा संविधान का नाम नहीं दिया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम ही कनाडा होता है। अमेरिका के मतलब ब्रिटिश भी लोग उधर गए थे, मतलब कि अमेरिका के उधर है ना, ऊपर में है ना, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन को ही कनाडा कहा जाता है। राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। वास्तव में भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। लोग ये टॉपिक भी देख लेते हैं, ये टॉपिक बहुत छोटा है और राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल सिंबल। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। याद रखिएगा 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग शक्ति का एवं साहस का प्रतीक है। ठीक है, केसरिया शक्ति और साहस का। बीच में जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है, तथा नीचे हरा रंग जो है, हरा ग्रीन वो समृद्धि मतलब एग्रीकल्चर है हमारा, और बंधुत्व का प्रतीक है। ठीक है, भाईचारे का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के श्वेत पट्टी में एक नीला चक्र है, जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, और यह चक्र न्याय के साथ साथ गतिशीलता का भी प्रतीक है। तो मतलब वो जो 24 तीलियां हैं, जो बीच में चक्र है नीला चक्र, वो किसका प्रतीक है? न्याय के साथ साथ गतिशीलता का भी प्रतीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां स्पोक्स की कुल संख्या कितनी है? तो 24 तीलियां हैं, हमने ऊपर देखा था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो चक्र प्रतीक है वो किसका है? न्याय का। ठीक है, किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। जबकि राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघ को क्या कहा जाता है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, बाघ को टाइगर भी कहा जाता है और हिंदी में बाघ कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत शासन द्वारा अपने राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। मतलब कि जो राजकीय चिन्ह है वो कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ या फिर टाइगर है। ठीक है, बाघ या फिर टाइगर है। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय जो चिन्ह है अभी हमने पढ़ा था 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, कमल। हाल ही में संसद में सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मान्यता के तहत कमल को राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। इसके लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन सूचना दिया गया है। तो हमको क्या मानना है कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। नेक्स्ट है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत, इकबाल ने कौन सा गीत लिखा था? हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो इसको किसने गाया? ठीक है, किसने गाया था जब आज़ाद हुआ हमारा भारत तब? तो एम सुब्बालक्ष्मी ने गाया। किसने गाया? एम सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। गाने को याद रखिएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने गाया। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रगान का गायन काल कितना है? 52 सेकंड है। कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना है, मतलब टाइमिंग क्या है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे में संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, है ना। और साथ ही साथ में हमारे चैनल को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, पुराने वीडियो भी अभी तक 2 पार्ट मैंने अपलोड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा फैक्ट के अकॉर्डिंग है वो वीडियो। तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये पूरी सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको पूरा एम लक्ष्मीकांत के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाली हूँ, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, बाय बाय, आज के लिए इतना।